हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। और जो प्यारे भाई बहन इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा लें और बगल में दी गई घंटी ज़रूर दबा लें, ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे आने वाले सभी प्रकार की क्लासें, वीडियोज़, अपडेट्स आपको समय से मिल चुके हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने अपने एग्ज़ाम सिटी देख लिए होंगे कहाँ पर आपकी परीक्षा है, क्योंकि आपके जनपद के अलावा भी सेंटर गए हुए हैं। यानी जो एग्ज़ाम सिटी बनाई गई है, जो एग्ज़ाम सेंटर हैं, वो पहले से ही पब्लिश हो गए थे। हालांकि इसको लेकर के मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आप सभी लोग ने आपने चेक कर लिए होंगे। ठीक है। हाँ हाँ, एक वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी दे दी थी कि आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं, एग्ज़ाम कहाँ पे, एग्ज़ाम वेन्यू कहाँ पे है, तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने चेक नहीं किया तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है। एग्ज़ाम से आपके 4 दिन पहले एडमिट कार्ड शो हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। भारत के मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं CEC ऑफ इंडिया, यानी भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। हाँ, तो आप सभी को बताना है भाई कि इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपकी जीके की क्लास है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जो आपकी परीक्षा के लिए संभावित है। चलिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्लेलिस्ट में जाके आप लगा सकते हैं। लेकिन आपका ये रिवीजन सीन चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। चलिए, तो फटाफट से भाई सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। हाँ, लाइक करने से आपको क्या है ना कि आगे की जो वीडियोज़ हैं वो आपके समय से आपको पहुँचते रहते हैं। साथ ही साथ मुझे भी आपकी तरफ से आउटपुट मिलता रहता है कि भाई आपको जो कंटेंट मिल रहा है, जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इसका सही आंसर आप सभी लोग कर रहे होंगे कि इसमें सही आंसर, हालांकि जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम पे सुनील अरोड़ा थे। कौन थे? सुनील अरोड़ा। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में ध्यान देंगे प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है, जो कि 23वें हैं ये मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, ध्यान देंगे। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की जो है ना स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पर है, सभी को आंसर करना है। देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन कीजिए जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ये इस टाइम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने इसका आंसर कमेंट सेशन में कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन कीजिए जहाँ कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो प्रयागराज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये भी ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर ये पूछा जाता है कुंभ मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में किया जाता है, इसके अलावा और कहाँ कहाँ किया जाता है? तो हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक में भी कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर है। यहाँ पर तीसरे नंबर क्वेश्चन में सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तीसरा नंबर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। दोस्तों, भारत में RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। सभी प्यारे भाई बहन जो लोग लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके। आपके जो भी मिलने वाले हैं, जिनका एग्जाम ग्रुप डी का लगा है, ग्रुप सी का लगा है, उन तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, चलिए
भारत में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? हालांकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। उस टाइम पे जो आपका सही आंसर था, मतलब जो उस टाइम गवर्नर थे वर्तमान में कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आरबीआई गवर्नर जो थे उस समय थे शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर रहे और जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हो गया था। यानी 11 दिसंबर से किसने कार्यकाल संभाला, ध्यान देंगे। 11 दिसंबर से मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, 11 दिसंबर 2024 से कार्यकाल संभाला है जो कि 26वें आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हुए हैं संजय मल्होत्रा। ठीक है, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, चौथा नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि बताएंगे 2018 में MC मैरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। तो चौथा स्वर्ण पदक, छठा, आठवां, 10वां। तो चौथे नंबर पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छठा स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, हालांकि इसके बारे में जान लीजिए। मैरी कॉम का जो पूरा नाम है, ये मैरी कॉम का पूरा नाम है, आपको पता होना चाहिए, मैंगते इंगनेई जेंग मैरी कॉम, एक भारतीय महिला जो कि किससे संबंधित हैं? मुक्केबाज से संबंधित हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? मणिपुर राज्य से हैं। तो 24 नवंबर 2018 को AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने छठी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, आपसे पूछ रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भाई किसको नहीं पता है, ये किसको नहीं पता है बताओ? ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो 5वें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा, ये उस टाइम का क्वेश्चन है जिस समय रामनाथ कोविंद जी थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन है भाई? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका छठा नंबर है, अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता ने, जिनकी मृत्यु हो गई अगस्त 2018 में, ये करंट में उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब ये मान के चलिए कि 1 साल पहले का आपको करंट अच्छे से आपने, मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको जानकारी तो होनी ही चाहिए। जैसे आप यहीं पर पूछ लिया गया, हालांकि परीक्षा हुई थी 2019 में, लेकिन 2018 का ये करंट पूछा गया है, अगस्त का, वो भी अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हुई? अगर आपको याद है तो सही आंसर बताइए, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए IRCTC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? अब देखो, ये क्वेश्चन कराने का मेन मकसद ये है कि जो ऐप लॉन्च हो रहे हैं, मैं ये भी कराऊंगा, एक वीडियो में दे दूंगा कौन कौन से ऐप लॉन्च हुए हैं, राज्य सरकारों ने लॉन्च किए हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं, किसने किसने किस लिए, जो उसका उद्देश्य था ऐप का, वो भी मैं आपको बताऊंगा एक वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। ऐसे ही ये पेपर पैटर्न रहता है। 7वें नंबर पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका नाम है IRCTC एयर।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 8वां नंबर है। देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन में आपको आंसर शायद ही दिख गया होगा, लेकिन आंसर सबको करना है। निम्नलिखित में से कौन जियो का नेटवर्क प्रदाता है? 8वें नंबर पे आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भाई देखो जियो का नेटवर्क है, इसके प्रदाता कौन है? ठीक है, तो इसके प्रदाता है रिलायंस। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखो फिल्म यहाँ पर आपकी फिल्म का नाम बता करके और पूछ लिया गया किस खेल से संबंधित है, तो 9वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या सही होगा? जल्दी से आंसर करेंगे फटाफट से, थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिए। बहुत बढ़िया, हॉकी खेल से संबंधित है। क्या करोगे यहाँ पे? हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है? 10वें नंबर पे आपका राइट आंसर क्या होगा? देखो ऊन किससे प्राप्त होती है, किस जानवर से? तो भेड़ से प्राप्त होती है। तो आंसर यहाँ पर आपने क्या कर लिया? सीप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखिए आपके जीके में अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो मैथ्स है, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आने हैं। सबको मैथ्स आती या नहीं आती, लेकिन मैथ्स का जो लेवल है ना बहुत कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो ये मान के चलिए 25 में से 20 क्वेश्चन आपने मैथ में सही कर लिए। ठीक है, मिनिमम 20 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद में हिंदी में मैक्सिमम सभी तैयारी कर रहे हैं हिंदी की। हिंदी अच्छी हो रखी है, मैं करवाऊंगा कितनी अच्छी हो रखी है। 25 क्वेश्चन में से आपके 20 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 22 क्वेश्चन तो आपके सही होने ही चाहिए। अंग्रेजी की बात करेंगे, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, तो देखो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को दिक्कत होगी अंग्रेजी में, और जो अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको हिंदी में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये मान के चलिए अब जिसको जहाँ दिक्कत है वो अपना यहाँ पर बैलेंस कर लेगा। हम यहाँ पर बोलेंगे कि अंग्रेजी में भी आपके 20 से 22 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। अब बात आ जाती है जीके की। अब जीके में क्या है भाई? जीके में भी बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन आपको जीके आनी चाहिए। कैसे क्वेश्चन आते हैं उसी के हिसाब से ही पढ़ना है। एग्जाम के आखिरी समय का टाइम चल रहा है, समझ रहे हैं ना, और आखिरी समय में वही पढ़िए जो परीक्षा में पूछा जाना है। तो 25 में से आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर भी सही होने चाहिए। तो ये मान के चलिए यहाँ पर अगर आप इनको जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके 82 नंबर बन जाएंगे, यानी 82 नंबर बन रहा है। ठीक है, तो 82 नंबर बन रहे हैं, यानी आप यहाँ पर जब 90 लेकर के चलेंगे तब कहीं आप 82, 85, 84 पहुँचेंगे, क्योंकि कट ऑफ जानते हैं ना, अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। ठीक है, हाँ, हालांकि आप स्टेज फर्स्ट में मान लीजिए, चलो स्टेज फर्स्ट में आप सेलेक्ट हो गए, सेकंड भी स्टेज होना है ना, सेकंड स्टेज की परीक्षा होनी है, तो उसमें भी अच्छे मार्क्स आपके आने चाहिए हैं। जो जब पहले से आप अच्छी कमांड बना के चलोगे, अच्छी मेहनत करते हुए चलोगे, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, फिर आप सीधे सफल हो जाओगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन ये, अच्छा ये भी जान लो, इनका महात्मा गांधी का पूरा नाम तो आपने जान ही लिया। अच्छा, जन्म 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हुआ था। ये पेशे से एक वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर पत्ती दे दी गई, कह रहा है इस पत्ती में आप बताइए आइडेंटिफाई करना है, यानी पत्ती की पहचान करनी है। तो पत्ती की पहचान करिए कि पत्ती है किसकी, केले की है, बरगद की है, काय की पत्ती दिख रही है आपको? थोड़ा गौर से देखिए, केले की पत्ती क्या इतनी छोटी होती है क्या? नहीं। बरगद की पत्तियाँ ऐसी होती हैं? नहीं। नारियल की पत्ती क्या ऐसी होती है? नहीं। तो इनमें से क्या करोगे? कोई नहीं। क्या करोगे? इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, समझ गए? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। IPL संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर जो है ना 2018 का पूछा गया, क्योंकि 19 का ये एग्ज़ाम है, 19 की परीक्षा है। 2000 अब मान लीजिए कि अभी जो आपकी परीक्षा होने जा रही है 2025 में होगी, लेकिन 24 की है ना, तो 24 की करंट तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए, 24 और 23 की करंट। चलिए यहाँ पर 2018 में कौन सी टीम ने IPL T20 जीता था? तो उस टाइम 2018 में किसने जीता था? चेन्नई ने जीता था।
ठीक है। अब 2024 में किसी ने जीता है ये आप कमेंट करके सभी लोग बताइए फटाफट से, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। किसको हरा कर जीता है ये भी बताइए। चलिए यहां पर समझेंगे। वर्ष 2024 में मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इस बार वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे ही हर साल परीक्षा जो होती है, जितनी भी बार परीक्षाएं हुई हैं जो मैं तैयारी करवाता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने के बाद में, और लेटेस्ट जो क्वेश्चन कराए हैं, तो क्वेश्चन वैसे ही जैसे पैटर्न होता है। ग्रुप डी की परीक्षा है, कोई ऐसा तो है नहीं कि ग्रुप सी की परीक्षा है तो बहुत हाई लेवल पेपर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10वीं पास वाले जो योग्यता रखी गई है इस परीक्षा को लेकर के वो 10वीं पास रखी गई, तो उसी हिसाब से पेपर आपका बनेगा। ठीक है। हाँ, तो यहां पर वर्ष 2024 में आईपीएल की विजेता टीम कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, जिसने हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर, सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा करके ये खिताब जीता है। तो कौन जीती है टीम? कोलकाता नाइट राइडर्स। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा कि ताजमहल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? 14 नंबर पे ताजमहल सबको पता है आगरा में। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। पंद्रह नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में एसबीआई का पूरा नाम क्या है? किसको नहीं पता है बताइए? सबको पता है, आंसर करो जल्दी से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बस इसके बारे में थोड़ा जान लो क्योंकि पहले से क्वेश्चन अपडेट होंगे ना। एसबीआई का पूरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? CS सेट्टी। वेरी इंपॉर्टेंट है। जिनका पूरा नाम है, ये आ सकता है, चल्ला श्रीनिवासन सेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1955 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 16 नंबर में यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये बिल्कुल आपको अच्छे से रट डालने हैं। पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति, ये सब आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। ठीक है। हाँ, 16 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। वर्तमान में तो सबको पता है। 17 नंबर पे आ जाइए। यहां पर आपसे कह रहा है कि यूएसए की मुद्रा, यूएस खाली जगह भरिए इसको, यूएसए की मुद्रा डॉलर है। किसको नहीं पता है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो थोड़ा जान लो, समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यूएसए की मुद्रा यूएस डॉलर है और इसको अन्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, जमैका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ताइवान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर है। 18 नंबर में कह रहा है कि पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं? 18 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा, ये बिलियर्ड्स खेल से संबंधित हैं। किससे? बिलियर्ड्स खेल से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? भारत किस राज्य में एकता की प्रतिमा, भारत किस राज्य में एकता की प्रतिमा यानी मूर्ति स्थित है? भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिमा स्थित है? 19 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, गुजरात में। चलो अब जानो भैया, एकता की प्रतिमा भारत के गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। पता होना चाहिए कौन सी नदी? नर्मदा नदी पर स्थित है। यह प्रतिमा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है। अच्छा, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1882 मीटर है। इस मूर्ति के वास्तुकार कौन है? किसने बनाया है? भाई अब चीज़ें पहले से अपग्रेड हो रही है ना, तो क्वेश्चन को भी हमें अच्छे लेवल से समझना होगा। मान लीजिए अंदर से पूछ लिया गया
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है इसके वास्तुकार कौन है? तो राम वी सुतार। क्या नाम है इनका? राम वी सुतार। ठीक है। और 13 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई की 143वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री द्वारा इनका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन कब हुआ था ये आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 20वां नंबर यहां पर कह रहा है कि एक लीप वर्ष में फरवरी में होते हैं कितने दिन? चलो बताओ। हाँ, जीके में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो जनरल स्टडीज के होंगे। अच्छा, ये तो पता ही होना चाहिए कि एक लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं भाई। लीप वर्ष में, लीप वर्ष होता है 366 दिन का, साधारण वर्ष होता है 365 दिन का। तो एक दिन ज़्यादा हो जाएगा फरवरी में, नहीं फरवरी हो जाएगी 29 दिन की। ठीक है, समझ गए ना। 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 में 25 आपको टारगेट रखने हैं। चलो 21 नंबर पे आ जाओ। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय प्राणी है? जलीय प्राणी भाई सबको पता है, हिरन है नहीं, गौरैया है क्या नहीं, बंदर है क्या नहीं, फिश है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। यहाँ पर क्या कह रहा है आपसे देखो, मतलब ये मान के चलिए करंट के आपके 500 से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाने हैं। भारतीय फिल्म गोल्ड 2018 में तपन दास की मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से किसने निभाई थी? 22 पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आमिर खान ने नहीं, विकी कौशल ने नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर सही आंसर आपने ऑप्शन नंबर डी कर लिया है। तपन दास की मुख्य भूमिका अभिनेता अक्षय कुमार ने निभाई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 23वां नंबर है। इसमें कह रहा है विश्वनाथ आनंद एक भारतीय क्या है? राजनेता हैं, बॉलीवुड अभिनेता हैं, शतरंज खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। तो क्या है? शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपके स्क्रीन पर है। नेपाल की राजधानी आपसे पूछ लिया गया है। काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू। तो ऑप्शन नंबर क्या करोगे? सी बिल्कुल करेक्ट कर लोगे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। यहां पर ध्यान दो, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये भारत का पड़ोसी देश है। इसकी सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? तो उत्तराखंड से मिलती है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से लगी हुई है। तो कितने राज्य हो गए टोटल? कितने राज्य हो गए टोटल? 3 और 2 5 हो गए ना। वर्तमान में नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं श्री केपी शर्मा श्रोली, और जो राष्ट्रपति हैं वो श्री रामचंद्र पौडेला या पौडेले, पौडेल, हाँ श्री रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। पौडेल दिया है यहाँ पे। 25 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ये तो सबको पता है, सौरमंडल से तो एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। 25 नंबर पे राइट आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? बताओ। ये बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका नेक्स्ट जो अगली परीक्षा आपकी हुई थी उसके बाद का पेपर है, यानी 2019 के पेपर की मुख्य परीक्षा। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कौन हैं? तो आपने किया भाई योगी आदित्यनाथ जी हैं, है ना। ये तो किया आपने, ऑप्शन नंबर भी राइट कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, जल्दी से स्पीड बढ़ा लो। दूसरे नंबर में कह रहा है इंटरनेट का प्रयोग होता है। इंटरनेट संबंधित क्वेश्चन देखो पूछे जा रहे हैं मुख्य परीक्षा में।
दूसरे नंबर पे राइट आंसर कर लोगे भाई, इंटरनेट का प्रयोग ईमेल के लिए भी होता है, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो इंटरनेट चाहिए चाहिए, चैटिंग करते हो ना आप लोग बाबू सोना, जादू टोना, चैटिंग के लिए इंटरनेट चाहिए, तो इन सभी के लिए तो ऑप्शन नंबर क्या करोगे, डी कर लोगे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। चलो अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर, अटल बिहारी वाजपेयी का निधन के महीने में हुआ था। तीसरे नंबर पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अगस्त 2018 में हुआ था। यही क्वेश्चन आपका देखिए मैंने भी करवाया हुआ था 2019 में जो स्टेज फर्स्ट की परीक्षा हुई। अब ये जो करा रहा हूँ ये स्टेज सेकंड की परीक्षा के क्वेश्चन है, तो उसमें भी यही पूछा गया था कि अगस्त 2018 में किसका निधन हुआ, तो आपने आंसर किया अटल बिहारी वाजपेयी का। और यहाँ पर क्या पूछ लिया मुख्य परीक्षा में कि अटल बिहारी वाजपेयी का निधन किस महीने में हुआ, तो अगस्त में हुआ, अगस्त के महीने में 2018 में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्पीड बढ़ा लीजिए। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं, तो आप सभी जानते हैं कि साइना नेहवाल जो हैं ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। किससे हैं, सभी लोग आंसर करते हुए चलेंगे, अपने आंसर मिलाते हुए चलेंगे, फटाफट से आंसर करते हुए चलेंगे। पांचवें नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, झारखंड की राजधानी निम्न में से कौन सी है, कौन नहीं कर पाएगा, सब कर लेंगे। झारखंड की राजधानी रांची है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो गया है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ, दौड़ पड़ो फटाफट से। ये रहा अगला क्वेश्चन, छठा नंबर। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि LIC में जो L है इसका नाम क्या है, मतलब LIC का जो पूरा नाम है उसमें L स्टैंड करता है, L क्या निरूपित करता है। भाई लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो L फॉर क्या हो गया, लाइफ हो गया, ऑप्शन नंबर ही राइट हो गया, ठीक है। C फॉर क्या होता है, कॉरपोरेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। यहां पे सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, भारत में सारनाथ निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है। सारनाथ निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है, ऑप्शन में वाराणसी है, कानपुर है, नोएडा है, बरेली है। 7 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या करोगे, ए करेक्ट कर लोगे, वाराणसी। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, तो एक दिवस आपको ये ध्यान, मतलब ये फिक्स है आपका दिवस पूछा जाएगा, तो अच्छे से पढ़ लेना है, ध्यान रखना है कि आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। 8वें नंबर पर आपका सही आंसर हो जाएगा 1 मई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 9वां नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसमें कह रहा भारत का संविधान कब अपनाया गया। चलो सभी लोग आंसर करिए, 9वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो भारत का संविधान कब अपनाया गया था, तो सबको पता होना चाहिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। लागू कब हुआ था, तो 1950 को लागू हुआ था, ठीक है ना। ध्यान देंगे, देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है कि 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी नहीं सॉरी 26 नवंबर, गलत बोल दिया मैंने, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था, ठीक है। तो अपनाया कब गया, 1949 में, नवंबर 1949 में, और लागू कब हुआ, 1950 में, ये आपको ध्यान देना है, जनवरी 1950 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोर खेल है। इंडोर आउटडोर खेल कौन कौन से होते हैं। इंडोर मतलब जो घर के अंदर खेले जाते हैं, आउटडोर यानी जो घर के बाहर खेले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, सभी खेल अच्छे से रट डालने हैं, समझ लेने हैं। 10वें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, ठीक है। इंडोर खेल कौन सा है, इनमें से फुटबॉल तो खेल नहीं सकते हो, क्या बीच वॉलीबॉल खेल सकते हो, नहीं, फील्ड हॉकी नहीं, तो एक ही बच रहा है बैडमिंटन, इसको खेला जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 14 नवंबर को, बाल दिवस होता ना,
चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है कि रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, खेल को बहुत आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि खेल संबंधित क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने। 12 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे 13 नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में स्वर्ण मंदिर स्थित है। कहाँ पर है भाई, सबको पता है। मुंबई में है क्या? नहीं। बरेली में? नहीं। नोएडा में है क्या? अरे नहीं, अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, जैसे दूध, मक्खन, दही, जैम। तो कह रहा है कि समूह से संबंधित नहीं है, मतलब 3 में से एक कोई बिल्कुल अलग है। 14 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैम। देखो, दूध से आपका मक्खन भी बनता है, दही भी बनता है, लेकिन जैम थोड़ी बनता है। कि बनता है? दूध, दही, मक्खन का संबंध किससे है? दुग्ध से, दुग्ध उत्पादन से। लेकिन जैम का संबंध दुग्ध उत्पादन से नहीं है ना। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 15 नंबर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? क्या गजब क्वेश्चन पूछ लिया भाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहां पे आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में पैदा होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा प्रथम महिला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री, और महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ये मेंस का एग्जाम हुआ है, ग्रुप डी का मुख्य परीक्षा यानी स्टेज सेकंड का एग्जाम का पेपर यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग। भारत में मुगल सराय जंक्शन का नया नाम क्या रखा गया? 16 नंबर पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। मुगल सराय जंक्शन का नया नाम रखा गया दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 17 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री ने फिल्म मैरी कॉम में MC मैरी कॉम की भूमिका निभाई थी? चलो बताओ जल्दी से भाई। फिल्म मैरी कॉम में मैरी कॉम की भूमिका निभाई, किसने निभाई भाई? 17 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर लोगे, प्रियंका चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 18 नंबर है, 2018 का ही देखिए करंट पूछा गया है इसमें भी। तो ये मत सोचिएगा कि परीक्षा अगर मेंस वाली हो रही है आपकी 2025 में तो 24 का करंट नहीं पूछेगा, 25 का ही पूछेगा। ये बिल्कुल भी भ्रम में मत रहिएगा। तो यहाँ पर है स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में श्रद्धांजलि दी गई, तो उस टाइम करंट का आंसर है। हालांकि ज़रूरी है 2018 में किस भारतीय नेता को स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में श्रद्धांजलि दी गई, तो 18 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा 19 नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। मथुरा किसके जन्म स्थान के लिए प्रसिद्ध है भाई? 19 पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर है। 20 में आपसे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आ गई आपको वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर कौन कौन से हैं ध्यान रखने हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य किस में स्थित है? कौन सा हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस में स्थित है? किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में? 20 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखना। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश के
गंगा के मैदानों में संरक्षित क्षेत्र है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, किसको नहीं पता? सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी कमल है भाई, कमल, कमल खिलाओ, आगे बढ़ो, जल्दी से आओ। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पर आपसे कह रहा हूं उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य से घिरा हुआ है? उत्तराखंड से, तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से? 22 पे राइट आंसर जल्दी से करिए भाई, उत्तराखंड है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको कई क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तथा बिहार से अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 23वां नंबर क्वेश्चन है। यहां पर आपसे कह रहा है कि सैमसंग का निर्यात है, मतलब सैमसंग का निर्माता है, निर्यात बोल रहा हूं, सॉरी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट से चलिए भाई। सभी जानते हैं कि सैमसंग जो है ये जूते बनाता है, क्या आभूषण बनाता है, क्या बनाता है ये? क्या श्रृंगार के सामान बनाता है? बताओ। नहीं, ये क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाता है। तो आंसर यहां पर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें संगीत वाद्य यंत्र की पहचान करिए। तो ये संगीत वाद्य यंत्र कौन सा? गिटार है, दिख रहा है क्या? गिटार है? नहीं, क्या है भाई? ये तबला है, ठीक है, अंग्रेजी में भी तबला ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 25 नंबर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है? देखो, क्रिकेट विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप वर्ष के अंतर्गत में आयोजित की जाती है। यानी क्रिकेट विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप खाली जगह वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है। कितने वर्ष के अंतराल में? वर्ष के अंतराल में 4, 2, 6, 5। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 वर्ष, ठीक है। क्रिकेट विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित की जाती है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। बढ़िया क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। हाँ, ये मत सोचिएगा कि रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आपको जीके वाले पोर्शन में नहीं मिलेगा। जीके के जो 25 क्वेश्चन आते हैं, आपकी अगर किस्मत अच्छी है, ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन आपको जीके के भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2022 का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन को करिए। यहाँ पर देखो किस प्रकार से किया जा रहा है, अल्टरनेट लेकर के। यहाँ पे 36 में से 6 माइनस किया, 30 बन गया। अब देखो 30 में से 6 माइनस करोगे कितना बन रहा है? 24 बन रहा। इधर क्या कर रहा है? 34 में से 6 माइनस कर रहा तो 28 बन रहा। 28 में से 6 माइनस करेगा तो यहाँ पर कितना बनेगा? 22 बन जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ये तो कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग का आसान सा क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूर्ण करना था। चलो अब देखो क्वेश्चन कैसा पूछा गया। एक और पूछा गया जो कि आपका है कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन, है ना, कथन निष्कर्ष वाला। चलिए यहाँ पर देखिए, कथन में कह रहा है ये क्वेश्चन करते कैसे हैं, सिखा दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जिसको पहले आता है वो लोग आंसर करो, उम्मीद है आता होगा आपको, हलवा क्वेश्चन एकदम। चलो करिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, करिए जल्दी से, फिर अपना आंसर मैच करिएगा। इसमें कह रहा है कि सभी कार क्या है, नहीं सभी बसें कार हैं, सॉरी, ऑल बसेज आर कार, सभी बसें क्या हैं? कार हैं। जितनी बसें हैं ये सभी बसें क्या हैं? कार हैं। इस प्रकार से वेन आरेख बना लेंगे। कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन वेन आरेख बना करके करोगे तो मुझे नहीं लगता कि गलती कभी होगी। अच्छा, सभी स्कूटर बस हैं, जितनी स्कूटर है वो बस हैं। अब बात आ गई कि कहता है प्रश्न में कि सभी स्कूटर जो हैं वो क्या हैं? बस हैं।
तो स्कूटर भैया इसके अंदर चला गया, किसके, बस के अंदर। तो यहां पर आ गया स्कूटर। अब इसमें कहता है पहले निष्कर्ष में कि कोई स्कूटर बस नहीं है। कैसे कह सकते हो भाई, जब सभी स्कूटर बस है तो कोई स्कूटर बस नहीं है। तो पहला निष्कर्ष तो हो गया गलत कथन के अनुसार। और सभी कार बस हैं भैया, सभी कार, जितनी कार हैं, कार का देख रहे हो कितना बड़ा सर्किल है, कह रहा सभी कार बस कैसे हो सकती हैं, कुछ कार बस हैं ऐसा बोल सकते हैं, या सभी बसें कार हैं ये बोल सकते हैं। तो दूसरा वाला भी निष्कर्ष यहां पर कथन के अनुसार गलत हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी यहां पर आप करेक्ट करेंगे, जिनका जिनका डी सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए इस प्रकार से देखो बेनारिक बना है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आपको यहां पर मिलान करना है। 2022 में ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन खूब पूछे गए। ठीक है, चलो भाई जल्दी से आंसर करो फटाफट से, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। इसमें देखो मिलान करना है कि ए का, बी का, सी का और डी का किससे मिलान सही होगा। इसमें कह रहा वित्त मंत्री में अतिरिक्त कार्यारोपण किया है। वित्त मंत्री ने अतिरिक्त कार्य, नहीं सॉरी कुछ गलत बोल रहा हूं क्या, हाँ एक सेकंड, हाँ वित्त मंत्री ने अतिरिक्त करारोपण किया है। तो वित्त मंत्री ने अतिरिक्त करारोपण किया है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा कि देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ। देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड वाइज आ रही है ना एक्चुअल में, तो उसके चक्कर में मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। क्यों नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई ये शांत हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में मैं बाहर रहता हूँ। पहले जहाँ से आपकी क्लासें होती थी तो घर से ही आपका रूम वगैरह बना हुआ था एकदम बिना आवाज़ आए, बढ़िया, मतलब अच्छा खासा। तो वहाँ से आपकी क्लासें संभव हो पाती थी बढ़िया से। अभी क्या है ना, जब से बाहर इधर जॉब के चक्कर से बाहर हो गया तो फिर यहाँ से अब दिक्कत होती है ना आवाज़ में। इस प्रकार से संडे है तो संडे के चक्कर से भाई लोग घर पे रहते हैं, तो फिर अपना धूप में मज़े ले रहे हैं, बातचीतें कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं, तो इसलिए माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, और कुछ नहीं है ना। चलो यहाँ पर कह रहा वित्त मंत्री ने अतिरिक्त करारोपण किया है, तो देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ है। तो ये तो मिलान ए का तीसरे से हो गया। दूसरे में कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु ने ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर गए। तो ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से जब बाहर जाएंगे, हैं, जब बाहर जाएंगे तो क्या होगा कि ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन को अच्छा राजस्व प्राप्त होगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो इसका मिलान तो इससे हो गया तीसरे वाले से, दूसरे वाले का मिलान किससे हो गया, चौथे वाले से। आगे अनेक शहरी लोग उदर व्याधि क्या दिया है, अनेक शहरी लोग उदर व्याधियों से पीड़ित हैं। अब यहाँ पर क्या है कि तीसरे वाले का मिलान किससे सही हो सकता है कि झील के तट पर अनेक मृत मछलियां पाई गई, यानी इस चक्कर से बीमारी फैल सकती है। अगर झील का पानी लोग पी रहे हैं, है ना, उसका यूज कर रहे हैं, तो उससे ये सारी चीज़ें संभव है। तो हमने तीसरे वाले का जो मिलान है वो किससे कर लिया, पहले वाले से। और डी वाले में कह रहा है कि निर्धनों के लिए स्कूली शिक्षा को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। निर्धनों के लिए स्कूली शिक्षा को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है। तो डी वाला किससे हो जाएगा, निर्धनों की साक्षरता दर में सतत वृद्धि हो रही है। मतलब अब भाई गरीब लोगों के लिए स्कूल की अगर सुविधा मिलेगी तो गरीबों में जो साक्षरता वृद्धि है वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो मिलान हुआ वो क्या हो गया, पहले तो तीसरे से मिलान हुआ, उसके बाद में
बी का चौथे से मिलान हो गया, ठीक है। फिर सी का जो मिलान हुआ वो पहले से हो गया और डी का मिलान दूसरे से हो गया। तो आप क्या करोगे, 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ दिया है भाई, देखो मिलान करो अपना, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। चौथा नंबर क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से ही है। सूची पहले से सूची दूसरी का मिलान करना है। बहुत बढ़िया, सब आज फटाफट से करेंगे जल्दी से, है ना। चलो देखो मिलान यहां पर जब करोगे तो पहले वाले में क्या दिया गया है, इसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सॉर्टिंग केस्ट्रीज, ठीक है, केट्रीज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सॉर्टिंग, एक सेकेंड, हाँ, केट्रीज, इसका मिलान किससे होना चाहिए, इसका मिलान हो जाएगा कुवैत से, ठीक है। ग्रुप ऑफ 7G7, इसका मिलान किससे करेंगे, इटली से। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये किससे संबंधित हो जाएगा, सऊदी अरब से। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये किससे संबंधित हो जाएगा, स्विट्जरलैंड से। तो यहां पर मिलान किस प्रकार से किया, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहाँ दिया है भाई, 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर पहले ही सही है। चलो अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। लगभग 3 4 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के पूछ लिए गए 2022 की परीक्षा में। चलो कैसे करोगे भाई, इसमें भी अल्टरनेट ले लो। 8 में 1 जोड़ दिया 9 बन गया, 9 में 1 जोड़ दिया 10 बन गया, 10 में 1 जोड़ दिया 11 बन गया, ठीक है। तो भाई अल्टरनेट देख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 7 में 1 जोड़ता है तो 8 बनता है, 8 में 1 जोड़ता है तो 9 बनता है, 9 में 1 जोड़ता है तो 10 बनता है। तो यहाँ पर 10 बनेगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैच कर लीजिए अपना आंसर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी मिलान करना है, ठीक है। मिलान करके नीचे सही विकल्प का चयन करना है। तो ये आपका देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। कंप्यूटर का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है सेलेक्ट ऑल। अब सेलेक्ट ऑल आप कैसे करते हो कंप्यूटर में, कंप्यूटर पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना। कंप्यूटर बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपको शॉर्टकट कीज आनी चाहिए, इंटरनेट पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। MS वर्ड पढ़ लेना अच्छे से, जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सब आपको पढ़ लेना है। तो सेलेक्ट ऑल, Ctrl+A। प्रिंट किससे करते हैं, लेकिन यहाँ पर Ctrl+P तो करना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये चौथा सही हो जाएगा, PRT स्क्रैन जो दिया गया है। अब आगे बोल्ड है तो Ctrl+B बोल्ड कर दिया। ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो Ctrl+N करते हैं। तो किस प्रकार से मिलान सही हुआ, 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ दिया गया, जरा मिलान करना। 2 गलत हो गया क्या, एक सेकंड देखते हैं भाई जरा। सेलेक्ट ऑल 2, ठीक है। उसके बाद में प्रिंट के लिए 4, बोर्ड के लिए 1 और ये 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 7वां नंबर है। 7वें नंबर में यहाँ पर कह रहा है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है।
महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? चार ऑप्शन है, रामदास दिया है, एकनाथ दिया है, ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है। निम्न में से राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा 8वां नंबर आपके स्क्रीन पे। 8वें नंबर में आपसे देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये मत समझना कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे प्रश्न पूरा आप लोग देख पाओगे। चलो, प्रश्न दिख रहा है पूरा साफ साफ? उम्मीद दिख रहा होगा। प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष के क्रम से सुव्यवस्थित करिए। यानी भूत से वर्तमान, पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई, इस प्रकार से आपको अरेंज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है देखिए, महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव। तो महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव 1915 में हुआ। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ, बताओ, 1905 में। ठीक है, दांडी मार्च से पहले है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह ये हुआ था 1919 में। उसके बाद में 1930 में दांडी मार्च। खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 तक चला था, तो इसको 1922 कर लेते हैं। ठीक है, अब सही क्रम क्या है देखो, सही क्रम क्या है, फिर से लिख दूं। महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव 1915, बंगाल विभाजन 1905, रॉलेट एक्ट 1919, दांडी मार्च 1930। ठीक है, खिलाफत आंदोलन 1922। तो यहाँ पर पहले नंबर पे कौन सी घटना हुई? बंगाल विभाजन हुआ, तो बी पहले आ गया। इसके बाद में दूसरे नंबर पे महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव, तो फिर यहाँ पर ए आ गया। इसके बाद में 1919 रॉलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर सी कर लो। सॉरी, ऑप्शन नंबर कह रहा है, सी हो जाएगा यहाँ पे, सी तीसरे नंबर की घटना। 1919 के बाद 1922 यानी खिलाफत आंदोलन हो गया, तो ई हो गया। आखिरी में आपका डी आएगा, दांडी मार्च। तो सही विकल्प आपको यहाँ पर कौन सा मिल रहा है? देखो, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। कौन सा? सी, बी ए सी ई डी। ठीक है, सही हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 9वां नंबर ये रहा। इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान की इस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक शिववासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। भारत के संविधान की इस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। 9वें नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा पंथ निरपेक्षता। के कारण कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन क्या कर सकता है? कर सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपका यहां पर क्या है? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार से पेपर आएगा तो बेटा फिर तो कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। क्यों? हाँ, चलो 10वां नंबर क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन एक और आ गया आपके स्क्रीन पे। चौथा क्वेश्चन है ये रीजनिंग का। तो कह रहा कुछ कैमरा रेडियो है, तो कुछ कैमरा रेडियो है ना, तो इस प्रकार से कुछ वाला वेन आरेख इस प्रकार से बनता है। एक हो गया कैमरा, एक हो गया रेडियो। दूसरे में कहता है कुछ मूर्तियां कैमरा है। अब कुछ मूर्तियां कैमरा हो गई यहाँ पर,
इस प्रकार से अरेंज कर लिया। देखो समझना बात को। कहता है कुछ रेडियो मूर्तियां हैं। अब रेडियो का मूर्तियां से क्या कोई कनेक्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे में कहता है कि कोई रेडियो मूर्ति नहीं है। क्या कह रहा? कोई रेडियो मूर्ति नहीं है। ये रेडियो है और ये मूर्ति है। कोई रेडियो मूर्ति नहीं है। अब यहाँ पर क्या करोगे भाई? कोई कनेक्शन है इसकी बात? हाँ बिल्कुल, कुछ रेडियो मूर्ति हैं, कोई रेडियो मूर्ति नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है और ये ऑप्शन दिया जाता है या तो पहला या तो दूसरा से, तो यही करते हैं फिर। ठीक है, समझ गए ना बात को? या तो ऑप्शन दिया जाता है कि दोनों में से कोई एक, या तो ये संभावित है ना। चल नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पे देखो क्या कह रहा है प्रश्न में, ध्यान देना। हो सकता है आंसर आप लोगों ने देख लिया हो, लेकिन फिर भी कोशिश करो, आप फिर से आंसर दो। राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की पहचान करिए। यानी निजी क्षेत्र उद्योग, सहकारी क्षेत्र उद्योग, संयुक्त क्षेत्र उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त क्षेत्र उद्योग। राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा प्रचलित और उनके स्वामित्व वाले उद्योग प्रकार की पहचान करनी है, तो उसका नाम होता है, फिर सहकारी क्षेत्र उद्योग नहीं होगा, फिर हो जाएगा संयुक्त क्षेत्र उद्योग, जो संयुक्त होगा। देखो यहां पर दिया गया भी, संयुक्त क्षेत्र उद्योग एक ऐसा उद्योग होता है जिसका स्वामित्व और संचालन राज्य और व्यक्तियों द्वारा, व्यक्तियों के समूहों दोनों के पास होता है। निजी क्षेत्र उद्योग का स्वामित्व और संचालन व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। ठीक है ना, समझ गए? अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचार या संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, यहां पर आपको मिलान करना है। मिलान करना है यहाँ पे। पहले वाले में कह रहा है कि भूमि के वर्ण का निर्धारण करता है कौन? समय करता है, या उच्चावच दिया है, या प्राथमिक चट्टान दिया है, जीव जंतु पौधे और सूक्ष्म जीव। भूमि के वर्ण का निर्धारण करता है। भूमि के वर्ण का निर्धारण कौन करता है? तो प्राथमिक चट्टान। मिट्टी सृजन की दर को प्रभावित करता है कौन? मिट्टी सृजन की दर को प्रभावित करता है जीव जंतु पौधे और सूक्ष्म जीव। भूमि प्रोफाइल की मोटाई का निर्धारण कौन करता है? ये करता है समय। की भूमि प्रोफाइल की मोटाई का निर्धारण समय करता है। ऊंचाई और ढलान उच्चावच द्वारा होता है। तो इस प्रकार से मिलान हो गया, जिसमें आपने सही विकल्प चुना वो है 3 4 1 2। तो देखो भाई 3 4 1 2 कहाँ दिया है? 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। यहां पर भी मिलान करना है आपको। विलियम जोन्स किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन किया इन्होंने, या प्राचीन संस्कृतियों के लिए आदर, प्राकृतिक परिवेश में सीखना, अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना। विलियम्स जोन्स किससे संबंधित हो जाएंगे? विलियम जोन्स हो जाएंगे प्राकृतिक संस्कृतियों के लिए आदर, इससे संबंधित हो जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर प्राकृतिक परिवेश से सीखना,
ठीक है, ये इससे संबंधित हो गए। थॉमस मैकाले किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा का संवर्धन। और महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा की आलोचना। तो मिलान किस प्रकार हुआ देखो, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो मिलान करिए। सूची प्रथम के सूची द्वितीय से मिलान कीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है ये? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सही हो गया, चौथा वाला। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबको पता भाई दिल्ली में है, तो ये हो गया आपका पहले 4 फिर 3। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? मुंबई में। उसके बाद में गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? रामदास जी अमृतसर में। तो 4 3 2 1 बिल्कुल सही आंसर हो गया आपका। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो आपसे कह क्या रहा है, कहता है निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन की पहचान करिए। मानव निर्मित क्या है? सड़क मानव निर्मित है, मशीनरी मानव निर्मित है, मैनमेड जिसको बोलते हैं, मैनमेड, ह्यूमन मेड। नदी जल क्या मानव निर्मित है? नहीं। पुल मानव निर्मित है। वन मानव निर्मित है क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ए बी और ई। आंसर हो जाएगा ए बी और ई, ये केवल मानव निर्मित है, मैनमेड। चलो 16 नंबर क्वेश्चन है ये रहा। इसमें आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों की पहचान करिए। देखिएगा, फाहियान सुना होगा आपने, है जो कि एक चीनी यात्री है। ह्वेनसांग चीनी यात्री है। और आई किंग ये भी एक चीनी यात्री। तो बी सी डी। फायान, ह्वेनसांग, आई किंग चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों का एक समूह है। मेगास्थनीज यमुना का राजदूत था, ठीक है, सॉरी यमुना कह रहे हैं, ये यूनान का, सॉरी। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इब्न बतूता क्या है? ये एक मोरक्को का यात्री था जो कि 14वीं शताब्दी में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो गया, जो कि चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री थे, भारत आए थे। 17 पे यहाँ पर आपसे देखिए साइंस का क्वेश्चन पूछा गया, फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के अनुप्रयोग की व्याख्या करता है? तो भाई बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। क्यों भाई? बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। पहले ऑप्शन में ये पहला भाई 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 नहीं 5 पॉइंट दिए गए हैं। सभी में जब 5 दिए जा रहे हैं तो इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें भी 5 पॉइंट दिए गए। पहले पॉइंट में कहता है कि बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है। क्यों भाई? ला सकता है कि नहीं ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है, क्यों नहीं ला सकता है? बल लगाओ किसी वस्तु में, परिवर्तन उसकी स्थिति में आ जाएगा, आकार में आ जाएगा। अच्छा, बल के कारण किसी वस्तु में संचलन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बल लगा करके किसी वस्तु को संचालित कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, गलत कर सकता है, ये तो गलत हो गया। बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है। बल धकेलना अथवा खींचना
कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो सी को छोड़ करके ए बी डी ई ये चारों पॉइंट बल को परिभाषित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो यहाँ पर आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन में। आरबीआई का औपचारिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? चलो बताओ जल्दी से। यानी आरबीआई की, अभी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ था कि आरबीआई का, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आरबीआई वाला क्वेश्चन करवाया था अभी, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से देखिए आपके रिपीट होंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। मिलान करना है। इसमें है स्नेल और बर्न कृषि। स्नेल नहीं, स्लैश और बर्न कृषि, स्लैश और बर्न कृषि। इसका संबंध किससे है? स्लैश और बर्न कृषि जो है ये संबंधित है स्थानांतरित कृषि से। बर्न कृषि जो है ना, स्लैश तो अगर नहीं जानते हो आप तो बर्न कृषि दिया है ना, बर्न कृषि जो है ये स्थानांतरित कृषि से संबंधित है ना। तो पहला तो तीसरा वाला हो गया। उसके बाद में कृषक के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं निर्वाह कृषि। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपजाई गई फसल को कहा जाता है, तो इसको वाणिज्यिक अन्य कृषि कहते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 3, 4, 2। और एक और डी में दिया गया, एक वृहत क्षेत्र में एकल फसल उगाई जाती है उसे रोपण कृषि कहते हैं। तो इस प्रकार से 3, 4, 2, 1 सही विकल्प हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे 20 नंबर में। यहां पर भी मिलान करना है आपको। वह स्थान जहां देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गर्भगृह, जहां भगवान यानी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। तो चौथा नंबर पहले से मिलान सही हो गया। टावर, तो टावर के लिए तो शिखर हो जाएगा, तो तीसरा वाला हो गया। स्तूप के आसपास का वृत्ताकार पथ, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पद, सॉरी पथ, पथ दिया ना, पथ, प्रदक्षिणा पथ, तो ये पहला वाला हो गया। ठीक है। ढीला ढूला, ढीला ढूला तो स्तूप हो गया जो कि ढीला ढूला होता। 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 4, 3, 1, 2। इक्कीस नंबर पे आ जाएंगे, यहां पर भी मिलान करना है आपको। इसमें है पहले वाले में ए में दिया गया है MNC सस्ती दरों पर खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं भाई? टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी ऑटोमोबाइल्स, वस्त्र, स्थानीय उत्पाद, कॉल सेंटर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा MNC। MNC सस्ती दरों पर खरीदते हैं क्या? तीसरा नंबर से होगा वस्त्र, स्थानीय उत्पाद। इसके बाद है सेवाओं के उत्पादन प्रसार में आईटी से सहायता। न सेवाओं के उत्पादन, दूसरे वाले में आ जाएंगे, उत्पादन प्रसार में आईटी ने सहायता की। तो किसकी? कॉल सेंटरों की। आईटी संबंधित है कॉल सेंटर से। भारतीय कंपनियां टाटा मोटर्स, इन्फोसिस,
रैनबैक्सी, ये इससे संबंधित हो गया, तो पहला वाला हो जाएगा तीसरे से संबंधित, है ना। उत्पादन हेतु भारत में स्थापित होने वाली एमएनसी है, तो ऑटोमोबाइल। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मतलब एक भी आपका सही हो गया तो 1 2 आपको पता चल गए सही मिलान में, तो फिर हो गया मिलान, चारों सही हो गए फिर आपके। 22 नंबर पर कह रहा है कि दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को क्या कहते हैं। दो राष्ट्रों के बीच के व्यापार को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपके स्क्रीन पे। चलिए 23 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जिसमें दिया गया है मांस मच्छी, यानी श्रृंखला के सही क्रम का चुनाव करें। अच्छा, तो श्रृंखला तो पूरी दिख ही नहीं रही यहाँ पे। हाँ, आप करिए आप लोग। तो आप लोगों ने यहाँ पर खाद्य श्रृंखला के सही क्रम को बताया। सही क्रम बताना है क्या होता है। तो पहले तो वो होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्वपोषी, जो अपना खुद से भोजन तैयार करते हैं और बना के खाते हैं। तो पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे होता है विषमपोषी। तीसरे नंबर पे आपका होता है शाकभक्षी। चौथे नंबर पे होता है मांसभक्षी। और पांचवें नंबर पे सर्वभक्षी। इस प्रकार से मिलान किया। तो क्या हो गया? सी ई फिर बी, फिर आपका डी और ए। तो देखो भाई कहाँ पर दिया है आपका ये सी ई, तो यहीं पर दिया है सिर्फ CEBDA। हाँ, ये सही हो जाएगा डी, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपका आ गया रीजनिंग का, यानी 5 क्वेश्चन हो गए। तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, जीके कम हो रही है, रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो करो भाई। तो कैसे करोगे? 1 में 2 से गुणा करोगे 2 बनेगा, 2 में 3 से गुणा करोगे 6 बन जाएगा, 6 में 4 से गुणा करोगे 24 बन गया, 24 में 5 से गुणा करोगे 120, 120 में 6 से गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा? 72, यानी 720। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो गया भी। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि उस उपकरण की पहचान करें जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। यानी आइडेंटिफाई द डिवाइसेस दैट एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूज़र। कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। 25 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा इनपुट उपकरण। उस उपकरण की पहचान करें जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। तो ये इनपुट ही होता है। इनपुट डिवाइस से इनपुट देते हैं, तब हमें आउटपुट मिलता है प्रोसेसिंग के बाद में, है ना। चलिए तो